पूछे जाते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सब आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन है क्या? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से विचलित हो जाती है या अपने पाथ से मुड़ जाती है, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हम इस डायग्राम को अगर देखें तो ये हमारे यहाँ पर एयर है और ये है वाटर। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ से आ रही है। अब रे ऑफ लाइट ये आपतन कोण कह सकते हो, आपतित किरण कह सकते हो, इंसिडेंट रे कह सकते हो। जैसे ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर ये पानी के अंदर एंटर करेगी तो जाना क्या था, इसको जाना चाहिए था ऐसे बिल्कुल सीधा रास्ता तो ये था, लेकिन जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, हवा से पानी में आई, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो अपने पाथ से विचलित हो गई। इधर ये सीधा जाने की बजाय इधर मुड़ गई यानी कि इस तरफ आ गई। तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सबसे पहले आते हैं कि कारण क्या है रिफ्रैक्शन का, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। कारण क्या है रिफ्रैक्शन का, क्यों मुड़ जाती है? इसलिए मुड़ जाती है क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड जो लाइट की है वो अलग अलग होती है। एयर में कुछ है, पानी में कुछ होगी, कांच में कुछ होगी, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या होगा कि अलग अलग मीडियम में, अलग अलग माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिपेंड ऑन द मीडियम्स ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है कि हम कहते हैं कि एयर में ज्यादा है, पानी में कम हो जाती है, कांच में कम हो जाती है, किस पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है उस माध्यम के, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है कि अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उतनी ही स्पीड कम होगी। यानी कि जो अपवर्तनांक है उसको हम म्यू से दिखाते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा स्पीड कम हो जाएगी, अपवर्तनांक कम होगा स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये कह रहे हैं कि जो ये लाइट है सीधी आनी चाहिए तो इधर मुड़ गई? जरूरी थोड़ा ना इधर ही मुड़े, ये यहाँ पे भी तो मुड़ सकती है, दूसरी तरफ भी तो मुड़ सकती है। यानी कि इस नॉर्मल से ये तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये नॉर्मल से दूर भी तो मुड़ सकती थी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर मुड़ेगी? तो इसके लिए रूल क्या है, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अगर वो सरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। सरल माध्यम हम किसको कहेंगे? सरल माध्यम वो माध्यम होगा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, जिसमें स्पीड लाइट तेजी से चलती है। सघन माध्यम किसको कहेंगे? सघन माध्यम होगा जिसमें स्पीड लाइट की कम हो जाती है। जैसे ये कांच है, हमारा कांच की स्लैब है, ये हमने मान लिया, और ये यहाँ पर वायु है। अब ये लाइट यहां से आई और यहां पर आते ही कांच में गई तो यहाँ पे तो स्पीड ज्यादा थी तो ये कौन सा माध्यम है? सरल माध्यम है। कांच में स्पीड कम हो जाएगी तो ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो जैसे ये इधर आई तो जाना तो इसको ऐसे सीधा चाहिए था क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है लाइट, तो लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ उसकी स्पीड चेंज हो गई। स्पीड चेंज होते ही वो अपने पथ से विचलित हो गई। तो उसने क्या, वो किधर मुड़ गई? वो टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है हमारा, तो अभिलंब की तरफ जाना इधर था लेकिन इधर आई, वो इधर मुड़ी है, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यानी कि सघन से सरल माध्यम में जाए, ये हमारा सघन है कांच और ये है सरल। अब ये कांच से दोबारा जब बाहर निकलेगी, स्लैब से जब दोबारा बाहर निकलेगी तो यहाँ तो स्पीड कम थी, यहाँ स्पीड ज्यादा है। तो जैसे ही स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा होने से क्या होगी, आना तो इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये अभिलंब से दूर चले गए। यहाँ अभिलंब की तरफ मुड़ी थी और यहाँ अभिलंब से दूर मुड़ेगी, तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो आप रफली ये याद रख सकते हो, अगर स्पीड कम होती है, जैसे वायु से कांच में आई तो स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हुई तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल को पाना चाहेगी वो। और अगर वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जैसे यहाँ कांच में कम थी, यहाँ बाहर आते एकदम से उसको ज्यादा स्पीड मिलेगी, यहाँ वायु में ज्यादा स्पीड होगी उसकी, तो जैसे ही ज्यादा स्पीड होगी वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है।
अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल दे रखी है, सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक तो एयर का पता होना चाहिए कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, नियर अबाउट 1 है, 1.003 याद रखने की जरूरत नहीं है। एयर, वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। उसके बाद वाटर का याद रख सकते हैं हम, 1.33 है, और डायमंड का 2.42, और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम आपको ये दे दिया जाए, 2 पेयर दे दिए जाए कि एक तो पानी दे दिया और एक डायमंड दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, तो आप इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर बता सकते हो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा है, इसका मतलब डायमंड में तो धीरे से चलेगी जो लाइट है, यानी कि उसकी स्पीड कम होगी, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है डायमंड की कंपैरिजन में, तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो ज्यादा होगी। तो इस तरह से अगर मान लो 2 मीडियम, 2 माध्यम आपको दे रखे हैं और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, तो उन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल अस, क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें? हाउ मच लाइट रे बैंड इन एनी मीडियम, कि कितना बैंड होगी, कितना मुड़ेगी। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट। हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, और साथ में स्पीड कम होने के साथ साथ वो बैंड भी उतना ही ज्यादा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा बैंड उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ, 2 अलग अलग चीजें हम बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी। बेंडिंग का मतलब ये जो अभिलंब की तरफ मुड़ रही थी, अभिलंब से दूर जा रही थी, इनका जो बैंड होने, ज्यादा बैंड होगी या कम बैंड, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, बैंड ज्यादा होगी और स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो अपवर्तनांक है वो और स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन द सेम। अब वही हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कौन से पैरामीटर सेम रहेंगे। बहुत बार पूछा जाता है ये कि रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है, रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट की कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, तो लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर चाहे वो एक माध्यम से किसी भी माध्यम में जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति चेंज नहीं होती, उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है, आयाम भी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाएगी, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। सारी चीजें चेंज हो जाती हैं जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है, वो 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो एक तो उसकी तरंगदैर्घ्य और एक उसकी फ्रीक्वेंसी, एक उसका जो आवृत्ति, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, यानी कहने का मतलब है कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर रहती है। तो ये फॉर्मूला इसलिए आपको याद करने की जरूरत है। मान लो आप एग्जाम में आ जाता है कि किसी भी वेव की वेवलेंथ आपको दे दी, मान लो 10 आंगस्ट्रॉम दे दी। आंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ की यूनिट है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। अगर आपको वेवलेंथ दे दी और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ली तो ये तो बताएगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि ये तो आपको याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट स्टैंडर्ड है ये तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है एयर में। तो ये आपको पता है। इनमें से कोई एक चीज आपको बता दी तो दूसरी आप इजिली निकाल सकते हो। और ये यही बता रखा है, एज वेवलेंथ इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 3 × 10⁸ के बराबर रहेगा एयर में। तो अगर एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घट जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ क्या है? जैसे हमने पिछली वीडियो में बताए थे, अगर आपने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे तो जो एक लॉ दोनों में कॉमन है और जो दूसरा लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक लॉ तो सेम रहेगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट एट लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये तो हमारा सेम ही रहेगा, सिर्फ वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आ गई थी, बाकी सेम है। जो दूसरा लॉ है, जो इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है स्नेल लॉ। इसको हम बोलते हैं स्नेल लॉ।
स्नेला है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेला क्या कहता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो क्या होगा साइन आई बाई साइन आर। अब ये साइन आई और आर क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये दो अलग अलग मीडियम है, यहाँ पे मान लिया हमने एयर है और यहाँ पे मान लिया हमने ग्लास मान लिया या वाटर मान लिया, कुछ भी मान लिया ग्लास है यहाँ पर। यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, जैसे यहाँ आएगी ग्लास में अगर एंटर करेगी तो वो अपने पाथ से विचलित हो जाएगी, और आपको पता है जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये यहाँ जाने की बजाय इधर टुवार्ड द नॉर्मल अभिलंब की तरफ मुड़ गई। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो गई, और स्पीड कम होते ही आपको पता है वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और स्पीड ज्यादा हो जाती तो अभिलंब से दूर जाती, तो यहाँ आ गई ये। तो अब स्नेला क्या कहता है, जो ये आई थीटा 1 है, थीटा 1 क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण है ये, और ये थीटा 2 क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि ये परावर्तन कोण है ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्नेला क्या कहता है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो एंगल बन रहा है, जो इंसिडेंस एंगल बन रहा है, उसका साइन वो हमेशा बराबर होगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसके साइन के बराबर होगा। तो यहीं से ये फॉर्मूला भी बना है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है हमेशा। साइन आई और आर क्या, आई यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है, आर क्या है यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल है। यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 दिखा रखा है, आई से इंसिडेंट एंगल, इसको ही हम आई बोल रहे हैं, आर यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल है, आर ही होगा। अब यहाँ पे म्यू के नीचे 2 और 1 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम है अलग अलग। तो रिफ्रैक्टिव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। विद रिस्पेक्ट, जहां पे भी विद रिस्पेक्ट आ जाएगा उसका मतलब होता है वो अपोन में लिखनी होती है वो क्वांटिटी हमें, विद रिस्पेक्ट का मतलब अपोन। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ये इस तरह से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा पूछी जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको हम किस में मेजर करते हैं। यूनिट का मतलब होता है जैसे हम लंबाई को मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, अपने वेट को ग्राम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो न्यूटन में मेजर करते हैं वेट को, और भार को ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस में मेजर करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी में मेजर नहीं करते, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई भी यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्यों नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक और होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला C/V भी होता है, यानी कि ऊपर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट है तो मीटर पर सेकेंड में ही मेजर होगी, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट है तो ये भी मीटर पर सेकेंड में ही मेजर होगी, तो दोनों कट जाएंगे तो कोई यूनिट नहीं होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे या अभिसारी लेंस कहेंगे। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं साइंस की, तो अगर आपने उसमें मिरर कर लिए हैं, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, जो बिहेवियर कन्वेक्स मिरर का था, वो सेम बिहेवियर कनकेव लेंस का होगा, यानी कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस बिल्कुल एक दूसरे के डिटो होते हैं। जैसी वो ये इमेज बनाएगा वैसी ये इमेज बनाएगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वही इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। दूसरा, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर दोनों एक तरह बिहेवियर जो इनका है दोनों का सेम रहेगा। जैसी दोनों की इमेज, जो एक जैसी इमेज बनाता है दूसरे भी वैसी बनाएगा। अगर आपने मिरर वाला पार्ट देखा है तो आपको लेंस सिर्फ ये ध्यान रखना है, जहां पे कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है वहां पे आप कनकेव लेंस यूज कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम बिहेवियर होता है, बस नाम पलट जाता है। मिरर, अगर कन्वेक्स मिरर कह रहे हो तो कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेंगी।
तो दो तरह के लेंस है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? ये कन्वेक्स लेंस है। ये क्यों कन्वर्जिंग है? जैसे इसके ऊपर देखो, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई, जैसे ही इसके अंदर से पास हो रही है, इसने क्या किया, सारी रे ऑफ लाइट को यहाँ एक जगह पर मीट करवा दिया, कन्वर्ज करवा दिया, इकट्ठा करवा दिया। कन्वर्जिंग का मतलब होता है जो एक जगह पर इकट्ठा करवा दे, उसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। अब इसको हम कनकेव को बोल रहे हैं डाइवर्जिंग। ये डाइवर्जिंग है। क्यों डाइवर्जिंग है? क्योंकि इस पे जो जितनी भी रे ऑफ लाइट इसके अंदर से आई, उसने क्या कर दिया, उनको फैला दिया। फैलाने को हम बोलेंगे डाइवर्स करना, तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स कैसा होता है? बीच से फुला हुआ होता है। कन्वेक्स जैसे हवा बाहर की तरफ निकल रही है, जब हम कन्वेक्स बोल रहे हैं तो मुंह से हवा बाहर की तरफ निकल रही है, तो बाहर की तरफ कन्वेक्स, तो इसका मतलब ये फुला हुआ है, बाहर की तरफ हवा, बाहर की तरफ हवा आ रही है, तो कन्वेक्स, ये कन्वेक्स होगा। कनकेव जब हम बोलते हैं तो हवा अंदर की तरफ आ रही, कनकेव तो बीच से क्या किसकी तरफ होगा? ये अंदर की तरफ होगा, उसको हम बोलेंगे कनकेव लेंस। अब क्वेश्चन बनता है इस टेबल से, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, लेकिन हमें इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ये क्या क्वेश्चन बनता है इस पे कि मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ये अलग अलग केसेस हैं कन्वेक्स लेंस के। अगर ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा है तो कहाँ बनेगा? वो फोकस पे बनेगा। अब इसमें दो फोकस होते हैं। लेंस के केस में हमारे दो फोकस होते हैं, मिरर के केस में एक ही फोकस था। क्यों है दो फोकस? क्योंकि मिरर क्या था? मिरर एक तरफ से पॉलिश था। अगर हम मिरर की बात करें, मान लो हमने ऐसे किया था, तो मिरर, ये हमारा कनकेव मिरर था, तो एक तरफ से पॉलिश था तो हम सिर्फ यहां खड़े होंगे तो ही हमारी इमेज दिख सकती है। हम यहां से रेज डालेंगे तो वो उसकी इमेज बनाएगा। हम पीछे खड़े हो जाएंगे तो हमें अपनी इमेज दिखेगी नहीं। लेकिन लेंस के केस में क्या है, आप चाहे इधर से रेज को डालो तो वो यहां इकट्ठी हो जाएंगी। अगर आप रेज को इधर से डालते हो तो इसमें से पास होकर वो इधर इकट्ठी हो जाएंगी। यानी कि इधर भी फोकस हो सकती है और इधर भी फोकस हो सकती है, दोनों तरफ फोकस हो सकती है। डिपेंड करता है आप लेफ्ट साइड से रेज को डालते हो या लेफ्ट या राइट से उस पर इंसिडेंट करवाते हो, वो इस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसके दो फोकस होंगे। और जो हमारा लेंस है, लेंस का जो मिडल पार्ट है उसको ऑप्टिकल सेंटर ओ बोलते हैं। जबकि मिरर के केस में हमने, जो मिरर था हमारा, मिरर के सेंटर के केस को हमने इसको पी बोला था, पोल बोला था। लेकिन यहाँ पे लेंस के केस में इसको बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र कहेंगे हम इसको, या ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। अब ये इमेजेस बिल्कुल सेम टू सेम है। मैंने आपको बताया कि कन्वेक्स लेंस है तो ये कैसे, किसकी तरह बिहेव करेगा? ये हमारा कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। कनकेव मिरर यानी कि सेम केसेस, कनकेव मिरर ने जहां जैसी इमेजेस बनाई थी, सेम कन्वेक्स लेंस भी बनाएगा। सेम वही आपने, अगर आपने वो याद कर लिए हैं तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, रियल बनेगी। रियल कैसी होती है? वास्तविक बनेगी। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे ले आए। इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे ले आए यानी कि 2f। इसको 2f क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर? ये f है फोकस, पहला फोकस, और इसका डबल यानी कि उसकी डबल दूरी, O से F1 की जितनी दूरी है उतनी ही F1 और 2F1 की दूरी होगी। ये मिरर के केस में हमने इसको वक्रता केंद्र बोला था, C बोला था, तो ये C ही है। लेंस के केस में हम वक्रता केंद्र को 2f बोलते हैं। यानी कि क्यों बोलते हैं, मान लो ये जो पार्ट है इसका वक्रता केंद्र अगर हम निकालें, कैसे निकालेंगे? ये किसी न किसी एक गोले का एक भाग होगा, इस गोले का जो सेंटर होगा वो सेंटर ही हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र होता है। तो मिरर के केस में हम जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, लेंस के केस में हम उसको 2f बोलते हैं, फोकस का डबल बोलते हैं। जितना ये O से लेकर F तक की दूरी है उतनी ही F और 2f के बीच की दूरी होगी। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? हमने 2f से परे रखा, बियॉन्ड 2f रखा। अगर हमने इमेज को, हम अगर ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आए हैं, पहले वो इन्फिनिटी पे था, मान लो यहाँ इन्फिनिटी पे था, फिर हम थोड़ा सा लेंस की तरफ आ गए। लेंस की तरफ आ गए तो इमेज कहाँ चलेगी? इमेज पहले देखो, पहले फोकस पे बनी थी, अब कहाँ चलेगी? फोकस से दूर। यानी कि जैसे जैसे हम लेंस की तरफ ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, इमेज कहाँ जा रही है? लेंस से दूर जा रही है। तो ये
चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जब कन्वेक्स लेंस से इमेज बनाई जाती है तो अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आते हैं तो इमेज उसके पास आएगी, दूर जाएगी, वहीं रहेगी, क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे जैसे पास लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज दूर जाती जाएगी। अब नेक्स्ट में देखो, हम और नजदीक ले आए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, 2f पे रख दिया, तो इमेज हमारी कहाँ बनी, अगर ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा है तो इधर दूसरी तरफ 2f पर ही हमारी इमेज बनी है और सेम साइज की बनी है। ये कौन सा केस है, ये वही केस है जो हमने मिरर के केस में वक्रता केंद्र पर किया था। यानी कि अगर मिरर है तो वक्रता केंद्र और 2f एक ही पोजीशन है। वक्रता केंद्र पर भी क्या हुआ था, अगर हमने वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज बराबर बनी थी, सेम साइज की बनी थी और वक्रता केंद्र पर ही बनी थी। सेम उसी तरह से अगर लेंस के केस में ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f पर ही बनेगी, दूसरी साइड 2f पर बनेगी लेकिन सेम साइज की बनेगी। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कन्वेक्स लेंस के 2f पर रखते हैं तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी। या फिर ये हो सकता है कि ऐसा कोई केस बताइए लेंस का कि जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर हो। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कब बराबर होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, 2f1 पर रखें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये इस पे आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट केस में क्या किया, ऑब्जेक्ट को 2f के बजाय थोड़ा सा और नजदीक ले आए, और नजदीक ले आए तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ चलेगी, थोड़ा और दूर चलेगी। यानी कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते आ रहे हैं लेंस के, इमेज दूर जाती जा रही है। एक चीज तो आपने ये याद रखनी है। दूसरा साइज, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर आ रहे हैं साइज क्या होता जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है। यहाँ छोटा था, यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ बराबर हो गया था, यहाँ और बड़ा हो गया, और यहाँ अगर हम आएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम नजदीक लाते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जो इमेज का साइज है वो बड़ा होता जा रहा है और वो इमेज लेंस से दूर होती जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट, अगर हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ये जो दो लाइनें पैरेलल लाइन जा रही हैं कहीं मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी नहीं तो हमें क्या लगता है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि कहीं इन्फिनिटी पे, अनंत पे जाके मिलेंगी, और जहां जाके मिलती हैं दो रेज वहीं पर इमेज बनती है। नेक्स्ट केस जो एक्सेप्शनल केस था आपका, सेम वही में जैसे कनकेव मिरर के में जो एक्सेप्शनल केस था। अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कि कन्वेक्स लेंस कैसी इमेजेस बनाता है, तो आपने देखा कन्वेक्स लेंस हमेशा उल्टी इमेज बना रहा है। ये भी उल्टी है, ये भी उल्टी है, ये भी उल्टी इमेज बनी हुई है, ये भी उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, तो हमेशा उल्टी इमेज बनाता है। जो उल्टी इमेज होती है, जो उल्टा बनेगा वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा रियल इमेज होती है। जो हमें उल्टी इमेज दिखाई देगी वो हमेशा कैसी होगी, रियल होगी। और जो सीधी दिखाई देती है वो कैसी होती है, वो हमारी वर्चुअल होती है। जैसे हम रोज अपने घर में सुबह नहा धोकर ड्रेसअप होते हैं तो अपने ड्रेसिंग में अपना आपको देखते हैं तो हम खुद को सीधा देखते हैं, तो वो जो इमेज है प्लेन मिरर में वो कैसी है, सीधी है। इसका मतलब वो वर्चुअल है, रियल नहीं है वो। तो लेकिन उल्टी बन रही है तो रियल बन रही है। लेकिन अगर हम ये लास्ट वाला केस देखें तो इसमें हमारी जो इमेज है वो सीधी बन रही है, यहाँ पे ये सीधी बन रही है। इसका मतलब ये कैसी है, ये रियल इमेज है। तो कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है, रियल और उल्टा इमेज बनाएगा एक केस को छोड़कर। वो केस कौन सा है, जब हमने ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक ले आए, लेंस के बहुत नजदीक। कितना नजदीक ले आए, जब हम उसको बहुत ही नजदीक ले आते हैं तब वो एक केस में क्या बनाता है, फोकस से भी पहले अगर हम रखें ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट को हमने, ये फोकस था, ऑब्जेक्ट के भी नजदीक ले आए, हम ऑब्जेक्ट को फोकस से भी नजदीक ले आए, तब हमारी जो इमेज बनी थी वो सीधी बनी है। तो आपने इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के नजदीक आ रहा है तो इमेज कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और उल्टी इमेज बनाता है एक केस को छोड़कर, सिर्फ ये लास्ट वाला केस को छोड़कर। और एक केस ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होंगे, कब होंगे,
होंगे? जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा होगा तो इमेज बिल्कुल समान साइज की बनेगी और उल्टी बनेगी। और ये केसेस सेम टू सेम कनकेव मिरर के भी होते हैं। तो आप चाहे मिरर को याद कर लो या लेंस को याद कर लो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएंगे आपके। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? माइक्रोस्कोप में यूज होगा, कैमरा में जो लेंस होता है, प्रोजेक्टर में यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पता है जो हाथ देखने वाले, हस्तरेखा देखने वाले जिस यूज करते हैं, जिसको, या सुनार यूज करता है जैसे, जिनको बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए। और टेलीस्कोप में यूज होता है कन्वेक्स लेंस के यूज। उसके बाद आते हैं हम कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का बिहेवियर किसके बराबर हो, क्या किसके जैसा होगा? कन्वेक्स मिरर के जैसा होगा। कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस दोनों एक जैसा बिहेवियर करेंगे। तो जिन्होंने पिछली वीडियोस में कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया, तो सेम प्रॉपर्टी यानी कि सेम इमेजेस कनकेव बनाएगा। कनकेव में हमने 6-7 इमेजेस नहीं बनाने हैं जैसे हमने कन्वेक्स में बनाए, इसमें 2 ही बनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। और फोकस पर भी बन रही है तो ये रियल नहीं बन रही, ये हमेशा कैसी बनाता है? वर्चुअल इमेजेस बनाता है। ये ध्यान रखना है, कनकेव लेंस या कन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेजेस बनाता है, आभासी इमेजेस बनाएगा। और जो आभासी होती है वो हमेशा कैसी होती हैं? सीधी बनती हैं। वो हमेशा कैसी बनेंगी? सीधी बनेंगी। और डिमनिस्ट बनाएगा, हमेशा ही छोटी इमेजेस बनाएगा। यहाँ पे भी फोकस पे छोटी बिंदु साइज की बनाई है, ये भी देखो हमारा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ये बड़ा है और इसकी इमेज बनी है वो छोटी बनी है। डिमनिस्ट बनाएगा, छोटी बनाएगा। तो इसमें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या याद रखोगे इसमें? इसमें सिर्फ हमने इतना याद रखना है कि हमें जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस वो कन्वेक्स मिरर कहो या कनकेव लेंस, ये सिर्फ हमारा वर्चुअल इमेजेस बनाता है और छोटी इमेजेस बनाता है। अब इसके यूज कहाँ कहाँ होता है? यूज होगा हमारा बाइनोकुलर्स में यूज होगा, जो दूरबीन हम यूज करते हैं, दूरबीन में यूज होता है। और उसके बाद टेलीस्कोप में भी यूज होता है, और यूज होता है आई ग्लासेस में यूज होता है, फ्लैश लाइट में यूज होता है। और स्पाई होल डोर्स। स्पाई होल डोर्स क्या होते हैं? जैसे हम घरों में स्पाई होल लगा होता है, या जो होटल्स के रूम होते हैं उनमें एक छोटा सा हैंडल के पास एक छोटा सा कैमरा लगा होता है कि बाहर से अगर कोई नॉक कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि कौन आया है। तो उसमें भी यूज होगा, स्पाई होल्स में भी यूज होता है कनकेव लेंस। उसके बाद है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपको बस लेंस फॉर्मूला याद करना है, बाकी इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, तो वो एसएससी के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते जनरली। तो लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। f यहाँ पे फोकल लेंथ है, v यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, और u यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, तो मिरर फॉर्मूला इसमें क्या फर्क? लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर प्लस आ जाता है 1/v + 1/u आ जाता है तो ये मिरर फॉर्मूला हो जाएगा, और लेंस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाता है। उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का भी सेम है जो मिरर मैग्निफिकेशन का था, v/u, और या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मिरर के केस में यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, मिरर के केस में -v/u था, ये मिरर के केस में था। और अगर यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो एक जगह पे, जैसे अगर लेंस की बात करें तो लेंस में यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, मिरर के केस में यहाँ प्लस आ जाता है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि कोई लेंस है वो मैग्नीफाई करके दिखाता है इमेज को, उसकी मैग्निफिकेशन +2 है, और जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके सामने ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 5 मीटर है, तो इमेज की हाइट बताइए कितनी होगी? तो आप इस फॉर्मूले में रख सकते हो। यहाँ पे m = फॉर्मूला है, ऊपर आएगा इमेज की हाइट और नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट। तो m आपको पता है, h ऑब्जेक्ट का हाइट पता है, तो इमेज आप निकाल सकते हो इमेज की हाइट कितनी होगी। उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन आपको दोबारा सेम वही है, आप दोबारा से लर्न करने की बजाय आप चाहे मिरर का याद कर लो या लेंस का याद कर लो, एक याद कर लो। अगर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज <1 and +1।
जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा लेस देन 1 होगा और पॉजिटिव होगा किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए, या फिर हम बात करें कन्वेक्स मिरर के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा। अब क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपको पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। आपने अभी अभी देखा जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस ने क्या किया, हमेशा ही छोटी इमेज बना रहा है। छोटी इमेज बना रहा है इसका मतलब क्या है कि जो हाइट है इमेज की वो हमेशा छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट से। यानी कि अगर हम बात करें कि इमेज की हाइट हमेशा छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट से, मान लो ऑब्जेक्ट आपने 5 सेंटीमीटर का रखा है तो इमेज हमेशा 5 से छोटी रहेगी, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 1 हो, हमेशा छोटी। अब इनको आप डिवाइड करोगे तो हमेशा लेस देन 1, इसको डिवाइड करोगे तो 1 से कम ही जो क्वांटिटी आएगी वो 1 से कम आएगी। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। और पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि वो सीधी इमेजेस बनाता है, सीधी इमेजेस बनाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर वो उल्टी इमेजेस बनाता है तो नेगेटिव। अब उल्टी कौन बनाता है, कन्वेक्स बनाता है, कन्वेक्स लेंस कह सकते हो या कनकेव मिरर कह सकते हो। ये दोनों ही उल्टी इमेजेस बनाते हैं क्योंकि ये दोनों रियल इमेजेस बनाते हैं एक केस को छोड़कर। तो ये उल्टी बनाते हैं, इसीलिए हमेशा जो इनका जो मैग्निफिकेशन होगा वो देखो नेगेटिव होता है। सिर्फ एक केस में पॉजिटिव होता है। कौन सा केस पॉजिटिव, जिसमें वो एक लास्ट केस जिसमें वो बहुत नजदीक ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तब। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा जाता है कि एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव विच टाइप ऑफ लेंस। मान लो पानी के अंदर जो एयर का बबल होता है वो किस तरह के लेंस की तरह काम करता है। तो अगर इसकी शेप देखें तो हमें लगेगा वो कन्वेक्स की तरह काम करता है, लेकिन नहीं, ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों करता है वो देखते हैं। अब हमने इसमें कन्वेक्स लेंस के 3 अलग अलग केसेस देखे। अब अगर हम ये देखें तो यहाँ पे क्या था, रेज आ रही है और एक जगह पे फोकस हो गई, इसमें सीधी चली गई, फोकस ही नहीं हुई कहीं पे। इसने क्या किया, इसने तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, इसने तो फैला दिया, जबकि कन्वेक्स लेंस का काम फैलाना नहीं होता। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, इकट्ठा करना होता है रेज को। अब क्यों है ये इसलिए है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। जो अब ये लेंस है, ये लेंस किसी ना किसी कांच का बना हुआ है, तो उस कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है, और बाहर क्या हवा है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1। तो हमेशा जो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, वो कम होगा कांच से। अगर ऐसा हो कि बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और अंदर जिस लेंस की हम बात करें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वो कन्वेक्स लेंस जैसा वो बिहेव करना चाहिए, उसका जैसा नेचर है कन्वर्जिंग नेचर, वो वैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन कई बार क्या हो कि हम इस लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डिप कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कांच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो। यानी कि हमने कोई जार लिया, उसमें कोई लिक्विड भर दिया, जैसे जार लिया हमने, उसमें लिक्विड फिल कर दिया, और वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जितना जिस कांच से वो मिलकर बना है ना लेंस, उसके बराबर ही है। अब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर। अब जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मीडियम ही चेंज नहीं हुआ। मीडियम चेंज हम कब मानते हैं, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तभी तो हम मानते हैं। जब अपवर्तनांक अलग अलग होगा तब हम मानते हैं कि मीडियम चेंज हुआ। अब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर का अपवर्तनांक और अंदर का अपवर्तनांक बिल्कुल बराबर। जब बराबर है तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज नहीं होगी, नापने पथ से वो विचलित होगी। क्योंकि विचलित ही कब होती है, जब मीडियम चेंज होता है। मीडियम चेंज होने से उसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है, तब वो अपने पाथ से चेंज हो जाती है। तो अब वो सीधी आ रही थी तो सीधी चली जाएगी, क्योंकि उसके लिए बाहर भी वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अंदर भी वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में उल्टा हो गया, जो बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो ज्यादा हो गया और जो अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो गया। यानी कि बाहर हमने जो लिक्विड डाला है वो उसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है, जिससे वो लेंस बना हुआ, जिस कांच से वो बना उससे ज्यादा। अगर ऐसा हो गया तो वो अपने बिहेवियर से उल्टा बिहेव करना शुरू कर देगा। उसका बिहेवियर कैसा है, उसका लेंस का, कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर है कि वो एक सारी जो रेखाएं,
जो भी रेज आएंगी उनको एक जगह पे इकट्ठा करने का उसका बिहेवियर है, लेकिन अपने बिहेवियर से उल्टा हो जाएगा। कब उल्टा हो जाएगा? जब बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और वो खुद जिससे मिलकर बना, जिस कांच से मिलकर बना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, तो अपने बिहेवियर से उल्टा हो जाएगा, तो मिलाने की बजाय फैला देगा। तो यहाँ पे वो वही केस आ जाएगा कि अंदर हवा है, एयर बबल है, तो अंदर तो एयर है और बाहर वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो ये इसकी शेप चाहे कन्वेक्स की तरह दिख रही हो, तो लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया अंदर वाले का बाहर से, इसीलिए ये फैला देगा रेज को, और फैला देगा तो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, अपनी शेप के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेगा। सेम इसी तरह से इसमें हो जाएगा। इसमें क्या है, सेम जैसे हमें पता है कनकेव जो लेंस होता है, कनकेव लेंस का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? कनकेव लेंस का बिहेवियर होता है वो फैला देने वाला होता है, ये होता है। लेकिन ये कब है? जब बाहर तो मीडियम ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया और अंदर कम है, तो अपने से उल्टा बिहेव करना शुरू कर देगा। ये अब कनकेव की बजाय कैसा बिहेव कर रहा है? कन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया कि बाहर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और अंदर भी। तो अब चाहे रेज को पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी उतनी स्पीड थी, अंदर भी उतनी स्पीड है, तो अपने पाथ से विचलित ही नहीं होगी, जैसे सीधी रेखा में जा रही थी वैसे ही निकल जाएगी। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज और ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत बार इनके एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं कि किसी पेन या पेंसिल का, अगर पेंसिल को हम पानी में डुबोते हैं तो मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो पेंसिल या पेन का मुड़ा हुआ दिखना किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसका एग्जाम्पल है? स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, तो ट्विंकल का मतलब होता है कभी एक कोने से इधर से चमकता हुआ दिखाई देता है, कभी इस कोने से चमकता है, कभी इस कोने से, ऐसे स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके केसेस, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। दूसरा, अगर अंदर कोई फिश है या कोई भी है अंदर, पानी के अंदर है, तो अगर वो बाहर वाली चीजों को देखता है तो वो उसकी जो जिस पोजिशन पे है वो उससे थोड़ा सा ऊपर उठी हुई हमें दिखाई देती है। ये भी किसकी वजह से दिखाई देंगी? रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देंगी, अपनी रियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देंगी। सेम अगर हम किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल हमें कम गहरा हमेशा एक्चुअल से कम गहरा दिखाई देता है। ये रियल फ्लोर है, लेकिन हमें ये यहाँ पे दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या हम किसी पानी के गिलास में या फिर पौंड में कोई सिक्का डाल देते तो सिक्का भी हमने जितना वो वास्तव में जिस पोजीशन पे है उससे हमेशा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हमेशा जो सनलाइट, जैसे सनसेट होता है या सनराइज होता है, वो हमेशा 2 मिनट पहले, जैसे सनराइज की बात करें हम, तो सनराइज हमेशा हमें पहले ही दिखना शुरू हो जाएगा, 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल में वो नीचे है, ओरिजिन से नीचे ही होता है, लेकिन हमें वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। 2 मिनट का फर्क होता है। इसी तरह से जब सनसेट होता है तो एक्चुअल में सनसेट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हमें 2 मिनट तक सन दिखता रहता है। 2 मिनट यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से दिन का जो टाइम है वो लगभग कितना बढ़ जाता है? 4 मिनट का बढ़ जाता है। सुबह उगता है सूरज, जब 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है एक्चुअल से, और जब डूब जाता है तो डूबने के 2 मिनट तक हमें वो दिखाई देता रहता है। तो 4 मिनट का फर्क हो जाता है। किसकी वजह से होता है? ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एसएससी में पूछ लिया जाता है कि मान लो कोई सिक्का है, हमने इसमें जार में डाल दिया, तो हमें पता है हमें वो एक्चुअल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब पूछ लिया जाए कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, हमें अपरेंट डेप्थ क्या होगी या रियल डेप्थ क्या होगी, ये पूछ लिया जाए। अब ये कैसे आएगा? इसका ये फॉर्मूला होता है n = रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। पानी का अपवर्तनांक आपको दिया होगा, जिसमें भी वो डिप किया होगा वो दिया होगा। रियल डेप्थ आपको ये हाइट दी होगी कि कितनी है। मान लो ये 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो 2 मीटर हो गया, रियल डेप्थ हो गई। अब आपसे अपरेंट डेप्थ पूछ लिया गया। अब मान लो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दिया गया कि 1.33 है और रियल डेप्थ है 2 मीटर। तो आप बताइए आपको सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, अपरेंट डेप्थ कितनी होगी? तो यहाँ से आप अपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे। अब जो अपरेंट डेप्थ आएगी वो ये वाली आएगी,
दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो अपरेंट डेप्थ कितनी होगी, और या फिर ये पूछ लिया जाए कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अब यहां से इस फॉर्मूले से जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे ना, वो आएगा अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ का मतलब यहां से यहाँ की जो आपकी डेप्थ है वो आएगी। कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा वो कैसे निकलेंगे, मान लो ये आपको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे आएगा, मान लो 0.5 आ गया हमारा, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो 2 मीटर, तो ये तो पूरा 2 मीटर है, हमें तो सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, इस 2 मीटर में से 0.5 घटा दोगे तो ये आ जाएगा। तो दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अपरेंट डेप्थ कितनी होगी। अपरेंट डेप्थ का मतलब ऊपर से ये सिक्का कितना उठा हुआ दिखाई देगा, दूसरा नीचे से कितना उठा हुआ दिखाई देगा। वो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जितनी टोटल आपकी हाइट थी उसमें से जो अपरेंट डेप्थ है वो घटाकर आप इसको निकाल सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन द डेंसर मीडियम इज टर्म्ड एज। अब डेंसर मीडियम में जो बेंडिंग होती है लाइट की, किसकी वजह से होती है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन फिनोमिना ही क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है जब मीडियम चेंज होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम क्या होगा। विद रिस्पेक्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताया, विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, अपॉन में, बटे में। इसका मतलब है कि ऊपर तो हमने रेयर मीडियम रखना है, बटे में हमने डेंसर मीडियम रखना है, यानी कि ऊपर तो सरल माध्यम रखना है, सरल बटे सघन माध्यम। और ये पूछ रहा है कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। अब आपको पता है रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा कम होता है और डेंसर का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो ऊपर तो कम क्वांटिटी, नीचे ज्यादा, तो जब भी डिवाइड करोगे हमेशा ये कैसा आएगा, लेस देन 1 ही आएगा, तो स्मॉलर देन 1 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्मॉलर देन 1। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड वो सारे कवर हो गए हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।